झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो हर बार की तरह इस बार भी एमएसए क्लासेस तैयार है झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो हमारी तरफ से आप लोगों को मैराथन क्लास दी जा रही है और अभी तक फाउंडेशन पेपर 1 का कंप्लीट और फाउंडेशन पेपर 2 का पार्ट 1 का वीडियो दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, तो जाकर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फाउंडेशन पेपर 2 का पार्ट 2 देंगे, जिसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका क्वेश्चन आंसर के साथ क्लास देंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग बता दें, अगर आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे सेशन 2020-22 का रिजल्ट है। इससे पहले के स्टूडेंट का भी हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी हुआ है। और इसमें जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2020-22 का रिजल्ट, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट किया है। 88-89% तक हमारे गाइडेंस में और हमारे साथ। तो चलिए, अगर आपको भी इनकी तरह तैयारी करना है तो नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही आपको इस तरह से क्लास भी मिलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2023 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमारी तरफ से लगातार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिया गया है और अब मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो अभी तक आप लोग को फाउंडेशन पेपर 1 का 2 पार्ट में कंप्लीट क्लास दे दिया गया है और आज फाउंडेशन पेपर 2 का ऑलरेडी आप लोगों को पार्ट 1 दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या इसी वीडियो पर आपको लिंक मिल जाएंगे, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आज स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन पेपर 2 का सेकेंड पार्ट में और इसके साथ ही आपको ये फाउंडेशन पेपर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे और आपकी तैयारी भी आसान हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन का पैटर्न, किस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको किस तरह से लिखना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का फाउंडेशन पेपर 2 और तो ये रहा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने साथियों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कम टाइम में बेहतरीन तैयारी कराना। हाँ, पिछले 4 सालों से हमारी तरफ से कोशिश जारी है और 3 सेशन का बेहतरीन तैयारी के साथ बेहतर रिजल्ट भी हुआ है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी स्पेशली नोट्स लिए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आप लोग हमारे नोट्स जो आपको दिया गया है उनको अपने फ्रेंड या किसी और को शेयर नहीं करें। और क्योंकि हम नोट्स के अलावा आप लोगों को जो गाइडेंस करते हैं, तैयारी कराते हैं, नोट्स देने के अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ हम जो ग्रुप के माध्यम से आप लोग इंपॉर्टेंट गाइडेंस देते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर अलग से देते हैं। तो ऐसे में वो सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से सब चीज़ नहीं मिल पाता है। तो हमारे गाइडेंस में आप तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतर रिजल्ट कीजिए और आने वाले दिनों में आप जरूर सक्सेस बने। ये मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी झारखंड जो जेटेट होने वाली है उसकी तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से करवाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग को अभी तक टोटल 5 टॉपिक का करवा दिया गया है। तो आज से आप लोग को टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन पेपर 2 में, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाएं, और इससे रिलेटेड मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, या तो शैशव अवस्था के बारे में या बाल्य अवस्था के बारे में या फिर किशोर अवस्था के बारे में कोई ना कोई सवाल देखने को जरूर मिला है। तो उसका कंप्लीट क्लास देंगे और चैनल पर जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको इस तरह का क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग का बहुत सारे अभी भी कमेंट्स नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने का मुझे मोटिवेट मिले। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने जो बाल विकास है और इनकी जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इनको 3 भागों में बांटा है।
ठीक है। एक प्रौढ़ अवस्था भी होती है, लेकिन इस शिक्षा की दृष्टि से केवल आपका 3 इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष तक की आयु तक की अवस्था को कहा जाता है। बाल्य अवस्था जो कि मैक्सिमम 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक माना जाता है। और किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ये डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 ठीक है अवस्था में जो बांटा है, उनमें से 3 आपको कम से कम यहाँ रखना है। लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के बारे में अगर लिखना है तो एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसको प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। लेकिन शिक्षा की दृष्टि में आपको केवल 3 अवस्थाओं का ही ध्यान रखना है और इसको डील करना है, लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास देंगे शैशवावस्था इन्फेंसी वाला। तो क्या है इन्फेंसी? अगर सवाल आ जाए कि शैशवावस्था के बारे में तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको घुमा सकता है, ठीक है। शैशवावस्था को लिख देगा कि सबसे क्या बोला जाता है इसको कि महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में वर्णन करिए। तो इन्फेंसी, बस आपको ये वर्ड अगर दिखे शैशवावस्था के बारे में लिखने के लिए आए तो आपको ये सारा लिखना है जो अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की प्रथम अवस्था होती है क्योंकि यह जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की आयु होती है। तो ये सबसे पहला अवस्था है। यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होती है। शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी भी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलने के अयोग्य, यानी ऐसा एज जिसमें बच्चे जो है पूरी तरीके से बोलने में असमर्थ होते हैं, स्पेशली जन्म से लगभग 2-3 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे उसमें विकास होता रहता है और फिर बोलना सीख जाते हैं। इस अवस्था में बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका असर तत्काल बालक पर पड़ता है। तो इस तरह का ये जो है कि अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। अगर आप बच्चे के सामने बच्चा बोलना स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम जो भी बोलेंगे बच्चा उसी तरह से बोलते हैं। तो इस तरह से आपको शैशवावस्था के बारे में एक्सप्लेन करना है। मनोविश्लेषणवादियों ने भी शैशवावस्था पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए कुछ डेफिनेशन भी दिया गया है। क्या क्या डेफिनेशन है? कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो याद रखना है और यहाँ पे 2 डेफिनेशन आपको दे रहे हैं। शॉर्ट में है डेफिनेशन, जैसे है क्रो एंड क्रो का और फ्राइड का। तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि 20वीं सदी को बालक की सदी माना जाता है। फ्राइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है। कि ये 2 डेफिनेशन आपको याद में रखना है, इसको ध्यान में रखना, लिखना है। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। तो जो शैशवावस्था है इसके विकास की जो विशेषता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यानी इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट है उसका यहाँ पे आपको विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आएगा। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पे टोटल जितना भी आपको पॉइंट दे रहा है ना, इस पॉइंट को बस याद रखिएगा, काफ़ी है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मानसिक विकास में तीव्रता, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी जो है नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों नोट्स से इसको तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, पर निर्भरता, जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वप्रेम की भावना और काम प्रवृत्ति। तो इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे मानसिक विकास में तीव्रता, इस एज में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, साथ ही शारीरिक विकास भी बहुत तेज़ी से होते हैं और सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इस तरह से मानसिक विकास में तीव्रता होती है, शारीरिक विकास में भी और सीखने की प्रक्रिया में भी। इसके अलावा दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जो भी आप बच्चों के सामने करेंगे उस चीज़ को वो दोहराने की कोशिश जरूर करेगा। इस एज में बच्चे जो है पर निर्भरता होती है, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद जिज्ञासा प्रवृत्ति होते हैं। जब बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का होने लगेगा तो उस टाइम क्या करते हैं, कुछ भी जिज्ञासा मतलब उसके सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वप्रेम की भावना, यानी उनको कोई प्रेम, उनके प्यार उनके प्रति हो, इस तरह की वो भावना उसमें रहती है। और काम प्रवृत्ति, देखिएगा कि बच्चे जो है कोई ना कोई काम इधर उधर जरूर करते रहेंगे, यानी काम करने की बहुत प्रवृत्ति तेज होगी। तो ये 8 आपका विकासात्मक विशेषता है शैशवावस्था या इन्फेंसी का। शैशवावस्था में शिक्षा का जो स्रोत है, तो इसमें वैलेंटाइन का कहना है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, कैसे? तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है इस चीज़ को याद रखना है और इसी चीज़ को लिखना है, आपको ये सब चीज़ भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो वैलेंटाइन के अनुसार हो गया।
शैशवावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करना चाहिए। अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, तो आपको पॉइंट याद रखना है और बाकी इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको समझना है आपको। ये समझने के बाद ये सब चीज़ आप याद करके जो है याद करके आप मतलब ये लिख नहीं पाएंगे, इसको आपको जो है समझना है। तो पालन पोषण, अच्छी आदतों का निर्माण, करके सीखने पर अधिक महत्व देना, तो ये 3 चीज़ आपको बच्चों की जो शैशवावस्था होती है उस दौरान शिक्षा देने के पर जो है इसको ध्यान में रखना है। पहला है पालन पोषण, तो सबसे आदर्श काल है, सबसे छोटा और पहला काल है, तो इसमें पालन पोषण बहुत इम्पोर्टेंट है। शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यानी बच्चों को पौष्टिक संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सक ध्यान का भी रखना चाहिए। बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह का चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। अगला है अच्छी आदतों का निर्माण, ठीक है, और दूसरा है करके सीखने पर अधिक महत्व देना। तो इस दौरान बच्चों को जो भी शिक्षा दी जा रही है उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो जाए, इस तरह से उसको वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। और उनका वातावरण, आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छी अच्छी आदतों को सीखे, ठीक है। जैसे उनके सामने अच्छी भाषा बोलेंगे तो बच्चा भी क्या करेंगे, उनका अनुकरण करते हैं, उन्हीं के नकल करते हैं, उन्हीं जैसा जो है करने की कोशिश करता है। तो उनको अच्छे व्यवहार अगर आप उनके सामने रखेंगे, अच्छा वातावरण देंगे, इन्वायरमेंट अगर उसको अच्छा मिलेगा तो वो भी उस तरह का बन जाएगा। तो अच्छी आदतों का निर्माण बहुत ज़रूरी है। और करके सीखने पर अधिक महत्व देना, क्योंकि बच्चा जो है बहुत छोटा है, वो जो करके सीखेगा ना वो आपको बताकर आप सिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए उसके साथ करके सीखने पर अधिक महत्व देना है। उसको खुद से कुछ काम करने के सीखने का जो है मौका देना है। इसमें आपको 3 चीज़ आप ला सकते हैं। पहला वार्तालाप का अवसर, उसके साथ जो है आप बातचीत करेंगे तो वो उस काम को करेंगे, जिज्ञासा की संतुष्टि होगी और स्नेह गुण का व्यवहार। ये रहा शैशवावस्था का कंप्लीट। अब अगर बाल्य अवस्था से क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, तो चलिए इसका भी कंप्लीट क्लास दे रहे हैं। तो बाल्य अवस्था से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जो चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन बस देखिएगा किस टाइप का पूछा गया है। तो बाल विकास का प्रथम अवस्था हो गया। तो प्रथम अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है बाल्य अवस्था। बाल विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बाद बाल्य अवस्था का आरंभ होता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीवन का अनोखा काल, बाल्य अवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो क्या वर्णन करना है, चलिए। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है, क्योंकि यह शैशवावस्था के बाद आती है और यह अवस्था शुरू होती है 6 वर्ष से लेकर लगभग 12 वर्ष तक। और मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को निम्नलिखित नाम दिया है। तो बाल्य अवस्था के बारे में ये सब चीज़ है। एक अनोखा काल है, शैशवावस्था के बाद आती है और 6 से लेकर मैक्सिमम 12 वर्ष तक इसका माना जाता है। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अलग अलग नाम भी दिया है। क्या क्या नाम दिया है, चलिए आपको बहुत सारा नाम दिया है। क्या क्या, ठीक है। इसमें आप लोगों को सीटेट की तैयारी भी हो रहा है, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहे हैं ना, तो वही चीज़ आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये जो 3 अवस्था है ना, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हर बार आता है सीटेट में। तो आप लोग सीटेट का, जेटेट का या किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी करेंगे तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पूरा सुनिए। वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ आज का ये पार्ट 2 और पहला वाला जो पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में या इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, 1-1 घंटे का 2 घंटे टोटल वीडियो, तो फाउंडेशन पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप आने वाले दिनों में किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हमारे इस क्लासेस के माध्यम से सिर्फ आपका एग्जाम की तैयारी नहीं, एग्जाम की तैयारी के बाद आपका तो एक बेहतर रिजल्ट होता ही होगा, साथ ही रिजल्ट बेहतर होने के साथ साथ आप आने वाले दिनों में किसी भी स्टेट की अगर तैयारी, टीचर्स तैयारी करना चाहेंगे तो आपको ये बहुत काम आएंगे अगर वहाँ पे पेडागोजी से सिलेबस रहेगा तो, ठीक। तो प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को क्या कहा है, प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि ऐसा एज है जिसमें बच्चे जो है स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसका और कौन सा स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल, इसलिए इसको प्राइमरी स्कूल की आयु एज कहा गया है, यानी प्राथमिक विद्यालय की आयु। दूसरा है स्फूर्ति आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बालक के अंदर इतना स्फूर्ति होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जैसा आप में अभी जितना स्फूर्ति है ना, आप खुद जानते हैं जब आपका ये जब 6 से 12 के बीच था तो कितना आप जो है एक्टिव रहते थे। तो इस तरह से इनका अंदर बहुत स्फूर्ति रहता है, खेलने कूदने में बहुत जो है मतलब एक्टिव रहते हैं।
इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गंदी आयु भी कहा है, क्योंकि इस खेल में ही इस अवस्था जो कि 6 से लेकर 12 वर्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। और इस जिसमें कि बच्चे जो अगर खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगेंगे तो गंदे और लापरवाही जैसा बिहेव करने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने गंदी आयु भी कहा है। और खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद को एक सीमित मात्रा में जो है बच्चों को देना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उसको खेल कूद और भाग दौड़, उछल कूद से वंचित करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बच्चा खेल कूदेगा नहीं, भाग दौड़ नहीं करेगा, उछल कूद नहीं करेगा तो फिर उसका सही से पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो उसको खेल कूद तो बहुत ज़रूरी है, भाग दौड़ भी ज़रूरी है, लेकिन उसको एक सीमा है जिस सीमा तक जो है वो बच्चा जो है लापरवाह ना हो, बस इतना तक। उसके बाद इसको समूह आयु भी कहा गया है। समूह आयु मतलब एक ग्रुप में रहने वाले बालक हैं, और इस अवस्था के बालक ज़्यादातर ग्रुप में रहने का पसंद करेंगे, चाहे बालक हो या बालिकाएं हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये क्या होता है कि इस एज के बालक और बालिकाओं में ज़्यादा जो है अंतर नहीं होते हैं। ये लोग आपस में उतना समझ नहीं पाते हैं कि एक अलग रहना है कि साथ में रहना है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे बालक बालिकाएं एक ही कक्षा में, एक ही बेंच पे भी बैठते हैं। तो एक ऐसा आयु है जो ग्रुप आयु भी कहा, इसको ग्रुप एज भी कहा गया है, जो कि समूह में रहते हैं। इस तरह से आपका एक क्लास कंप्लीट हुआ। तो अगर आपके पास नोट्स है हमारे, तो आप नोट्स को साथ में रखिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा, तो आपका आज ही इसकी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। और कल बस इसका आपका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बस आज और कल तक तो ये आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। जो शिक्षक इस अवस्था में बालक को शिक्षा देता है, उन्हें बालक की आधारभूत आवश्यकताएं एवं उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होना चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती हैं। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और आगे आने वाले जीवन की तैयारी भी करने लगता है। इसके लिए कुछ डेफिनेशन भी दी गई है, जैसे कोल और ब्रूस किलपैट्रिक। तो कोल और ब्रूस का कहना है कि बाल्य अवस्था जो है जीवन का अनोखा काल है, जो कि पहले आपको बता दिए। और किलपैट्रिक का कहना है कि बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंद्विता की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। तो ये डेफिनेशन है। तो इस तरह से आप लोग हम तैयारी कराते हैं। पिछले 3 सेशन और 4 सालों में हमारी जो भी तैयारी हुआ है, स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन जो भी दिया गया है पिछले 3 सेशन में, 2 सेशन में, उसमें स्टूडेंट्स एक बेहतरीन तैयारी भी की है और साथ ही बेहतरीन रिजल्ट भी हुआ है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग आपका अगर माना जाए तो 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे क्लासेस, हमारे गाइडेंस, हमारे नोट्स से एक बेहतरीन तैयारी करके अच्छा मार्क्स लाए हैं। और 85% से भी ज़्यादा बहुत तीनों सेशन में स्टूडेंट नंबर लाए हैं हमारे गाइडेंस में। तो ये रहा, जो अभी तक अपने से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अभी भी आपके पास समय है, हमारी कुछ गाइडेंस होगा, उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका बेहतर नंबर भी होगा। और अभी भी कम समय में आपकी कोई भी तैयारी हो या ना हो, लेकिन अगर आप हमारे गाइडेंस में रहेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो बाल्य अवस्था की विकासात्मक विशेषताएँ, इसकी भी कुछ विशेषताएँ हैं, जैसा शैशवावस्था का है क्या क्या। तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थित था। तो जैसे शैशवावस्था में क्या है, तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास था, लेकिन बाल्य अवस्था में ये धीरे धीरे स्थिरता आ जाती है, यानी जो है धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, ठीक है। इसके बाद बाल्य अवस्था में विकास की जो गति है उसमें कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होने लगेगा, 10 साल 12 साल होने लगेगा, तो उसकी चंचलता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्य अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा गया है, संचय काल और परिपाक्य काल। संचय काल जो कि 6 से 9 वर्ष तक, और परिपाक काल जिसको 9 से 12 वर्ष तक। और 9 से 12 वर्ष में ही बच्चे जो है चंचलता खत्म होने लगती है, क्योंकि इसके बाद आपका एक नया काल आने स्टार्ट हो जाएगा, एक नया अवस्था जिसमें बच्चे जो है कन्फ्यूजन जिसको एज भी कहा गया है, जो कि 12 वर्ष के बाद किशोर अवस्था जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो चाहे आप साइकोलॉजी का, पेडागोजी है, ये सारा चीज़ आप लोग का यहाँ पे तैयारी भी हो रहा है, तो आने वाले दिनों में आपका बहुत काम आएगा, तो इसका वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दूसरा इसकी विशेषता है आत्मनिर्भरता की भावना। जैसे शैशवावस्था में क्या है, बच्चा जो है पर निर्भरता रहती है, लेकिन बाल्य अवस्था में क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका एज आगे बढ़ता जाएगा, वो अपने से छोड़कर दूसरे से छोड़कर अब खुद से ही बहुत कुछ जो है करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए नहाना होगा, तो
2 साल 3 साल में क्या होता है, बच्चे नहाने के लिए अपने घर में अपने माँ अपने बाप पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चे जैसे बाल्यावस्था में आ जाएंगे, नहाना हो, कपड़ा धोना हो, बहुत सारा चीज़, स्कूल जाने की तैयारी करना हो, ठीक है, उसको ड्रेस पहनना, यूनिफॉर्म पहनना हो, तो बहुत सारी चीज़ वो अपने से भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है आत्मनिर्भरता की भावना। अगला है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें कंपटीशन की भी भावना तैयार हो जाती है। कंपटीशन, जैसे भाई बहन अगर है घर में तो उसमें झगड़ा देखिएगा होने लगेगा। कौन सी अवस्था में? इसी बाल्य अवस्था में, 6 से 12 वर्ष तक। और ठीक है, तो बाल्य अवस्था में बालकों में प्रतिस्पर्धा की भी भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है। उसके बाद है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना। बच्चे जो है समूह में रहना पसंद करेंगे। तो बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने, जिससे बालकों में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता, ये सब गुण भी सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अनुकरण के प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है। इस आयु में बालक झूठ बोलना और चोरी करना में सीख जाते हैं। तो 6 से लेकर 12, जैसे जैसे वो 6 से लेकर बड़ा होता जाएगा, 12 तक आता रहेगा, तो होता क्या है, एक ऐसा एज है जिसमें बालक जो है आप उसको जैसा वातावरण दी जाएगी वो वैसा बनता जाएगा। अगर उनके सामने, उनके परिवार में, उनका आसपास पड़ोस या वातावरण में क्या होगा कि अगर झूठ बोलने वाले लोग बहुत होंगे तो वो भी देखिएगा कि वो झूठ बोलने वाले जो है हो जाएंगे। अगर उसका आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, शांति प्रिय है, लोग ईमानदार है, तो देखिएगा वो बालक भी बहुत हद तक ईमानदारी उसमें भी गुण आ जाएगा। और इस तरह से बालक एक ऐसा एज है जहाँ पे वो जो है झूठ बोलना, चोरी करना जैसा चीज़ भी सीख जाता है अनुकरण के द्वारा। तो ये बहुत ही जो है अनोखा काल, इसीलिए इसको कहा गया है। और लास्ट है इसका संवेगों पर दमन। बाल्य अवस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर समझने लगता है। बालक सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है किशोर अवस्था के बारे में। और किशोर अवस्था के बारे में अलग अलग तरीके से आपको पूछेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा करके क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको उतना घबराने की जरूरत नहीं है। किशोर अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को समझना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो एडोलसेंस से रिलेटेड जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस तरह से आपको तैयारी करना है। तो एडोलसेंस से रिलेटेड जो है, चलिए आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं, आपको क्लास करवा देते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था का प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। तो जीवन का सबसे कठिन काल, जो कि किशोर अवस्था, सबसे पहले क्या है, प्रथम अवस्था शैशव अवस्था, दूसरा बाल्य अवस्था, और बाल्य अवस्था के बाद तीसरा जो अवस्था है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है किशोर अवस्था। और शिक्षा की दृष्टि में ये सबसे अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे आदर्श काल किसको माना गया है, तो शैशव अवस्था को। उसके बाद अनोखा काल किसको माना गया है, गंदी आयु का काल किसको माना गया है, स्पर्धा कंपटीशन की आयु किसको माना गया है, तो बाल्य अवस्था। लेकिन जो कठिन काल है, सबसे कठिन और कन्फ्यूजन वाला जो एज है, वो आपका है किशोर अवस्था। तो इसीलिए इसको कठिन काल भी कहा गया है, यानी कन्फ्यूजन एज भी कहा जाता है। यह बाल विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था लगभग 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस भी कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसियस से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्योंकि 12 साल के बाद बच्चा जो है अपना मैच्योरिटी प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए 12 वर्ष के बाद 18 वर्ष तक बच्चा जो है क्या करता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना सीख जाते हैं। इसलिए एडोलसेंस जो शब्द है, ये इंग्लिश वर्ड है किशोर अवस्था का, और एडोलसेंस जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है, और वो वर्ड है आपका एडोलसियस से। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, उसका जो है आपको लिखना है। तो ये सब चीज़ आपको ना पॉइंट करके तैयार करना है, अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने से। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, हम जैसे जितने भी स्टूडेंट को स्पेशली हम गाइडेंस करते हैं, बस इतना ही है कि आप लोग क्या करना क्या है, अपने पास में एक कॉपी रखना है। कॉपी में जितना भी चीज़ आप लोग बता रहे हैं इसको समझना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसको पॉइंट कीजिएगा। देखिएगा बाद में जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले अगर आप उसको देख लेंगे ना, तो आपको तैयारी करने में बहुत ईजी होगा। तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। जैसे आज जितना भी क्लास हुआ, सभी क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको नोट करना है, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे दिए है, आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही जितने भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे जो भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या इसे वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन 2021 का इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन है, सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग अच्छा तैयारी करना चाहेंगे तो, कि उनको भी अपनी तैयारी में शामिल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये है किशोर अवस्था।
तो जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, रिक्वेस्ट तो इतना है कि एक कमेंट आप लोगों से ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिससे हम मोटिवेशन मिले। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ये लिंक। ठीक है, तो चलिए। अतः किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा जिसकी समाप्ति पर बलपूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है और अत्यधिक भूख का अनुभव होने लगता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोर अवस्था का आरंभ 2 वर्ष पूर्व हो जाते हैं। तो किशोर अवस्था में बहुत सारे चीज़ चेंजेस हो जाते हैं 12 वर्ष की आयु के बाद। और जो देखा जाता है, जो माना गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, कि जो बालक है उनकी तुलना में बालिकाओं में किशोर अवस्था जो है शुरू हो जाती है 2 साल पहले से। तो किशोर अवस्था की कुछ परिभाषाएं हैं, कम से कम यहाँ पे बहुत सारे 3 परिभाषाएं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 परिभाषा याद रखना है। कम से कम देखिए यहाँ पे तीनों परिभाषा आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। एक है रॉस का नाम याद रखना है, क्रो एंड क्रो का, और किलपैट्रिक का। ठीक है, तो रॉस जिसने किशोर अवस्था के बारे में क्या बताया कि किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। यानी शैशव अवस्था में जो चीज़ हो रहा था, जितना तेजी से विकास हो रहा था बच्चों में मानसिक और शारीरिक, उसी तरीके से रॉस का कहना है कि किशोर अवस्था क्या है, शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि किशोर अवस्था, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। और किलपैट्रिक का कहना है कि किशोर अवस्था जो है जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये 3 डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को 2 भागों में बांटा है, जैसे पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था को 12 से 16 वर्ष माना गया है, जबकि उत्तर किशोर अवस्था 17 से 19 वर्ष माना गया है। ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास काल भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। पूर्व किशोर अवस्था को बड़ी उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। आप लोग को पहले बता दिए कि किसको उलझन यानी कन्फ्यूजन वाला एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते, रोकते और टोकते रहते हैं। वह सदैव उलझन पूर्ण स्थिति में रहता है कि वह करे तो करे क्या और ना करे तो करना क्या करना करे। तो किशोर अवस्था के विकास के भी कुछ सिद्धांत है। ठीक है, इसमें 2 सिद्धांत आपका काम आता है, जिसमें है एक त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन किया है स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक, जिसमें एडोलसेंस में किया है। ठीक है, तो स्टेनले ने हॉल ने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है एडोलसेंस। इनका कहना है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होता है। यानी जैसे बच्चा 12 साल एज पार करेंगे, 11 साल एज पार करेंगे, उसमें इतना सारा चेंजेस आ जाएगा कि अचानक से उसको जो है बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जिनका शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था से कोई संबंध ही नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस होगा जिसमें ना शैशव अवस्था में होती है ना ही बाल्य अवस्था में होती है। यानी बाल्य अवस्था के तुरंत बाद अचानक में उसमें आकस्मिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये त्वरित विकास का सिद्धांत, तेजी से विकास का सिद्धांत। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक है थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ। इनका मानना है कि किशोर अवस्था में मानसिक, शारीरिक और संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनतम दिखाई देती है वो एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमश आती है। यानी 2 तरह का सिद्धांत, एक कुछ मनोवैज्ञानिक, जिसमें से एक है स्टेनले हॉल, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि तुरंत आकस्मिक रूप से आती है। लेकिन इसी चीज़ को जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, जिसमें थॉर्नडाइक भी है, किंग भी है, हॉलिंगवर्थ भी है, इनका मानना है कि नहीं, ये तेज़ी से नहीं बल्कि इसको धीरे धीरे क्रमशः एक एक करके आती है। अब किशोर अवस्था की कुछ विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएगा। तो किशोर अवस्था की विशेषता उसी तरह से आप लोग को जो है पॉइंट वाइज जो है नोट करना है, उसको ध्यान में रखना है, बाकी आपको एक्सप्लेन करना है। तो एडोलसेंस की जो विशेषता है, जैसे शारीरिक विकास, तो आप लोग शारीरिक विकास आप लोग जानते होंगे कितनी सारी जो है शारीरिक तौर पर विकास हो जाती है बच्चों में। किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में किशोर तथा किशोरियों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में किशोरियाँ स्त्रीत्व को तथा पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। भार और लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोर बालकों में दाढ़ी और मूंछ की रोमावली दृष्टिगोचर होने लगती है, यानी दिखने लगती है। वे अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग रहते हैं। लेकिन यही चीज़ रंग रूप को लेकर बाल्यावस्था और बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता है। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साहित बनने का प्रयास भी करता है, जबकि किशोरियाँ अपनी आकृति को नारी सुलभ और आकर्षण प्रदान करने की इच्छुक रखती है। इस तरह से शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था की पहली विशेषता है, आपको लिखना है। दूसरा है बौद्धिक विकास।
बच्चों का बौद्धिक विकास किस तरह से होती है। किशोर अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। किशोर किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दक्षताएं परिलक्षित होने लगती है। देखिए बाल्य अवस्था में क्या है, बालक बालिकाओं में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते भी हैं। लेकिन यही चीज़ जब किशोर अवस्था में आ जाती है तब क्या होता है, एक दूसरे का विरोधी मानसिक दशाएं उनमें आने लगते हैं। मानसिक जिज्ञासा का विकास हो जाता है, वह सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटना में भी रुचि लगने लगता है। यानी आसपास क्या हो रहा है, पैसा के बारे में, नैतिकता के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी देश विदेश में क्या हो रहा है, इनके बारे में रुचि लेना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास इसी काल में माना जाता है। उसके बाद आता है अपराध प्रवृत्ति का विकास। तो इस अवस्था में इच्छा पूर्ति, निर्बाधा तथा असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अगर बच्चों को सही तरीके से गाइड ना किया जाए, सही तरीके से उसका डेवलपमेंट ना हो, सही तरीके से उसको जो है मार्ग ना किया जाए, तो उसको अगर संतुष्टि ना हो, उसको अगर सफलता ना मिले, तो क्या होता है, इसी अवस्था के बाद वो अपराध प्रवृत्ति को भी तरफ चले जाते हैं। तो इसीलिए वैलेंटाइन का कहना है कि किशोर अवस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसके बाद काम भावना का भी विकास आ जाती है बच्चों में किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता काम इंद्रियों की परिपक्वता और तथा काम प्रवृत्ति की क्रियाशीलता है। शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेश जो बाल्य अवस्था में सुप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है, यानी गुप्त अवस्था में होते हैं, पुनः जागृत हो जाते हैं। किशोर और किशोरियों में 3 बातें दिखाई देती है, स्वप्रेम, समलिंगी कामुकता और विषमलिंगी कामुकता। ये रहा 3 विकास की प्रमुख अवस्थाएं। आप लोगों को क्लास पूरा कंप्लीट। अब टॉपिक नंबर 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हुआ क्या, यहाँ पे 3 क्वेश्चन को आपको करवा दिया गया है। एक टॉपिक है लेकिन 3 क्वेश्चन। हो सकता है आपको शैशवावस्था के बारे में पूछ ले तो उसके बारे में अलग से आपको नोट करना है और उसको तैयारी करना है। बाल्य अवस्था में पूछेगा तो बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था के बारे में पूछेगा तो किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था के अंतर्गत भी आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप लोगों को एक विशेषता पूछ लेगा या तो आपका किशोर अवस्था की जो विकासात्मक विशेषता के बारे में। तो जिस तरह से सवाल पूछेगा उस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से आपको एक टॉपिक में 3 भी आंसर मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो इसीलिए आपको जो पिछले वीडियो पार्ट 1 में है लगभग आप लोग 5 जो टॉपिक किया है उसमें लगभग आपको 10 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से आपको 8 जो टॉपिक दे रहे हैं, लगभग 5-6 जो टॉपिक देंगे, इसमें भी आपको लगभग मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको तैयारी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रहता है उनका हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं आप लोग को। ये सब अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से पेपर को लेकर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ और टॉपिक मिल जाएंगे जिसको आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए और उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप लोग का एग्जाम अच्छा होने वाला है और रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो इस बार के लिए भी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट भी दिया गया है आप लोग के लिए, तो इसका तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में कंप्लीट करते हैं इसको भी। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, लाइक आप लोग का नहीं आ रहा है, लाइक जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत सारा लाइक भी नहीं है, कमेंट भी नहीं है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बस आप लोगों से बस एक लाइक और कमेंट ही मांग रहे हैं। और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि सब तैयारी कर सके। कम समय है अभी तो अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एक घंटे का 2 वीडियो में ही पूरा कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक सब करवा रहे हैं। कुछ टॉपिक और भी है इंपॉर्टेंट, उसका आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग नोट करके पढ़िएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसोसिएशन। बाकी जिनको नोट चाहिए होगा हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हर इंसान का सबसे खास चीज़ है उसका पर्सनैलिटी। तो इसी के बारे में ये एक टॉपिक है मनोवैज्ञानिक एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है, अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके द्वारा किए गए कार्य, गतिविधियाँ, व्यवहार, आचार विचार आदि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्षों द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व आंग्ल भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतरण है, यानी व्यक्तित्व का इंग्लिश वर्ड है पर्सनैलिटी। और पर्सनालिटी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा में। और यूनानी भाषा में कौन सा वर्ड, तो परसोना शब्द हुई है। और परसोना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नकाब या मुखौटा, ठीक है। तो हर व्यक्ति की जो नकाब है वो उसका पर्सनालिटी है। और किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखकर ही हम क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी तरह से पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी व्यक्ति के लिए। नकाब या मुखौटे का मतलब है नकली चेहरा। माना जाता है कि यूनानी लोग मुखौटा लगाकर मंच पर अभिनय किया करते थे।
मुखौटे का प्रयोग इसीलिए किया जाता था ताकि उनका असली चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए। आप लोगों ने बहुत सारे सर्कस वगैरह में देखे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम में देखे होंगे कि क्या करते हैं, मुखौटा लगा के आते हैं, ठीक है। तो उस मुखौटा लेकर जो नाटक करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें व्यक्ति के पीछे कौन है, ठीक है। तो उसका पर्सनैलिटी दिख रहा है कि ये जो नाटक कर रहा है ये हीरो है, ये विलेन है, तो इस चीज़ हम समझ में आ रहा है। लेकिन उसका पीछे का जो उसका चेहरा क्या है वो हमें पता नहीं चलता है, बाद में अगर उसको देखेंगे तभी पता चलेगा। तो इस तरह से नकल या मुखौटे का तात्पर्य है नकली चेहरा। और मुखौटे की सहायता से मंच पर अभिनय करने वाले अभिनयकर्ता अपनी असली पहचान छुपाते थे। मुखौटे के कारण यह जान पाना मुश्किल होता था कि अभिनयकर्ता कोई दास है या विदूषक है या कोई राजा या रानी या कोई राजनीतिज्ञ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि सर 3 से 4 पेज जो लिखना होता है वो कैसे होता है। तो देखिए बहुत अच्छा चीज़ है। आपको अगर पर्सनैलिटी की विशेषता, उसका व्यापक परिभाषा लिखने के लिए आएगा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, यहीं पे तो आपको बहुत सारी चीज़ मिल गया, इसी में से आपका पहला पेज आपका भर जाएंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जो एग्जाम में पेज लिखना है वो किस तरह से लिखना है। तो इसके लिए चलिए आपको आज के इस क्लास में भी समझा देते हैं। देखिए स्पेशली फाउंडेशन 1, 2, 3, 4, जिसमें आपको टोटल हर पेपर में 5 सवाल का आंसर लिखना होगा, ठीक है। और हर क्वेश्चन का आपको हर पेपर में आपको कितना आंसर लिखना है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और ये जो आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है तो एक क्वेश्चन में आपको कितना पेज लिखना है ये आप लोग का बहुत डाउट रहता है। तो हम बताते हैं 3 से 4 पेज, ठीक है, मिनिमम। अगर आप लिखेंगे तो बेहतर मार्क्स आ सकता है। मीनिंगफुल लिखना है, जो आपको बढ़ा रहा है, जो आपको समझा रहा है, इस तरह का चीज़ लिखना है। तो आपको 3 से 4 पेज लिखना है, तभी आपका बेहतर मार्क हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डाउट आ रहा है कि सर 3 से 4 पेज मतलब 8 या 7 जो पेज हो जाता है, इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एक पेज आप लिए तो एक पेज में कितना साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक पहला और पीछे उसके पीछे 2। तो ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पेज हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पेज लिए तो आपको फिर होगा 3 साइड और 4 साइड, यानी आपको साइड लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग जो साइड है वही पेज है, तो 4 साइड मतलब 4 पेजेस, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा व्यक्तित्व का पूरा कॉन्सेप्ट। अब व्यक्तित्व का व्यापक अर्थ। प्राचीन काल में यूनानियों द्वारा व्यक्तित्व का तात्पर्य है व्यक्तियों के बाह्य स्वरूप से था, जैसे नकली मुखौटा लगाकर अभिनय करना। परंतु धीरे धीरे व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया। पहले यूनानियों द्वारा जो है बाहरी मुखौटा को, लेकिन आज के ज़माने में अगर इसको प्रेजेंट में देखा जाए तो क्या है कि ये आंतरिक जो अंदर की जो दृष्टि है वो बाहर आती है। इस तरह की चीज़ को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति तथा तत्व। यानी व्यक्ति में अगर कोई खास तत्व आ जाए तो यह है व्यक्तित्व। व्यक्ति के अंतर्गत सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्व पाए जाते हैं। व्यक्ति के सकारात्मक एवं नकारात्मक तत्वों के योग को व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य स्वरूप के सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों का संपूर्ण योग व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं आप लोग को ध्यान में रखना है। कम से कम अगर आप 1 या 2 रखते हैं तो काफ़ी है। तो यहाँ पे हम 3 आप लोगों को डेफिनेशन दे रहे हैं। पहला, विलियम वर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार की विधियाँ, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में की जा सकती है। उसके बाद है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए आपको जो यहाँ पे पहला व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ बता दिया, इसकी परिभाषा भी। एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, इसको कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको व्यक्तित्व के बारे में जो आप लोगों को यहाँ बता दिए इसको लिखना है। उसके बाद इस चीज़ को जो है आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 2 कारक प्रभावित करता है। पहला वंश अनुक्रम और दूसरा आपका यहाँ पे है वातावरण। जिस तरह का वातावरण होगा उस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण होते हैं, और जिस तरह का वंश अनुक्रम होगा उस हिसाब से ही जो है व्यक्तित्व मैक्सिमम देखा जाता है। अब इसको कंप्लीट क्लास करवाते हैं। तो वंश अनुक्रम के अंतर्गत अलग लिखना है और वातावरण के अंतर्गत अलग लिखना है। तो वंश अनुक्रम के अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, जैसा
पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। जैविक प्रभाव, शारीरिक संरचना का प्रभाव, यहाँ तक आपको पॉइंट नोट करना है और ये चीज़ आपको समझा रहा है, इसको आपको डील करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जैविक प्रभाव वंश अनुक्रम में मनुष्य के शरीर में, ठीक है, आने को अंतस्रावीय ग्रंथि होती है, ठीक है, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे पीयूष ग्रंथि की कमी से व्यक्ति बौना होता है, वही दूसरी तरफ इसकी अधिकता से मनुष्य अधिक लंबा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बौना होगा। तो देखिए जैविक प्रभाव वंश अनुक्रम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई अगर पीयूष ग्रंथि जैसे है, अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ इसके ज़्यादा होने से फिर लंबा हो जाते हैं। उसके बाद वंश अनुक्रम अगला प्रभाव है शारीरिक संरचना का प्रभाव। शारीरिक संरचना के अंतर्गत बालक की लंबाई, चौड़ाई, शरीर की रचना, त्वचा का रंग इत्यादि आते हैं। यह सारी चीज़ें बालक के माता पिता से प्रभावित होती है। तो चाहे जैविक प्रभाव हो, चाहे शारीरिक संरचना हो, ये वंश अनुक्रम के है, यानी माता पिता अपने दादा दादी से जिस तरह का आते हैं उसी तरह का यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है वंश अनुक्रम का प्रभाव, जो वंश पर आधारित होते हैं। अगला है मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता के अंतर्गत बुद्धि, चिंतन, स्मृति आदि आते हैं। यदि माता पिता से प्रभावित होता है, अर्थात अगर माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो बालक भी उच्च बुद्धि का होगा, इस तरह से माना जाता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। विशिष्ट रुचि का प्रभाव। विशिष्ट रुचि में किसी व्यक्ति का पसंदीदा कार्य आता है, जैसे कलाकारी, संगीत, व्यापारी इत्यादि आते हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीतक है तो उसके होने वाले संतान में भी संगीतक का गुण पाया जाता है, चाहे वो बाद में कुछ भी बने, लेकिन होता ऐसा ही है। कोई अगर क्रिकेटर है तो उसके बेटा भी क्रिकेटर बनने की जो है कम से कम शुरुआती समय में लगभग किशोर अवस्था तक तो उसमें जरूर होती है। तो इस तरह से मैक्सिमम जो होती है इसी को माना गया है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। और अब वातावरण कैसे चेंज करता है व्यक्तित्व को, तो इसको भी डिफेक्ट करता है, इफेक्ट फैलता है। जैसे सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, मित्र आदि आते हैं। यह सभी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। बालक जिस परिवेश में रहता है वह उसी चीज़ का अनुसरण करता है। तो सबसे पहला वातावरण का प्रभाव कि बालक जिस तरह से रहेगा, क्योंकि बालक क्या होते हैं, सिर्फ वो स्कूल ही नहीं बल्कि अपने आसपास, अपने परिवार, अपने समाज में रहते हैं, अपने मित्र मंडली के साथ रहते हैं। तो जिस तरह का वो अपना समाज मिलेगा उसको, जिस तरह का उसका परिवार मिलेगा, उसी तरह से उसका अनुसरण करके वो उस तरह का बन जाते हैं। तो ये इस तरह से वातावरण के अंतर्गत व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव और तीसरा है भौतिक वातावरण का प्रभाव। तो तीन चीज़ यहाँ पे आपको वातावरण के अंतर्गत, बस इसको नोट करके रखिए, ध्यान में रखिए, और बाकी चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव कैसे, इसके अंतर्गत रहन सहन और रीति रिवाज आते हैं। रहन सहन और रीति रिवाज दोनों बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बालक किसी व्यक्ति का कपड़ा पहनने का अनुसरण करता है। भौतिक वातावरण का प्रभाव। भौतिक वातावरण के अंतर्गत किसी विशेष जगह की जलवायु तथा उसके भौगोलिक स्थिति आती है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जैसे गर्म प्रदेश के लोग काले रंग के होते हैं और ठंडे प्रदेश के लोग गोरे रंग के पाए जाते हैं। तो भौतिक वातावरण भी बहुत ज़्यादा आपका होता है। ठीक है, जैसा आप अगर आप जाएंगे इंग्लैंड या आप फ्रांस वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर गोरे लोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये ठंडा प्रदेश है। वहीं अगर आप वेस्ट इंडीज़ वगैरह जब गर्म प्रदेश जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग काले रंग के मिलेंगे। तो इस तरह से भौतिक वातावरण का भी प्रभाव रहता है। तो अब अगला टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति में विभिन्नता जरूर होती है। ठीक है, कोई अगर रंग में गोरा है तो कोई काला भी है, कोई किसी का शारीरिक गठन बहुत लंबा है तो कोई बौना है, कोई मध्यम है, यानी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ पे कंप्लीट क्लास देंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो। पूरा वीडियो को जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपकी तैयारी बेहतरीन होता जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, प्रत्येक बच्चों की सीखने की दर अलग अलग होती है। सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, जो आपको ऑलरेडी पहले बता दिए। यहाँ तक कि कोई जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्णतः समानता नहीं होती है। उनमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव आदि के संदर्भ में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती है, वह एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक आदि दशाओं में भिन्न होते हैं। इस तरह उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं में, इसका डेफिनेशन आप लोगों को दे रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन अगर पूछ ले तो आप लोग को इसका लिखना है।
तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता है, चाहे रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यता कुछ भी हो। यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहनी है तो पूरी तरीके से ये सारा चीज़ एक जैसा नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार भी बताएंगे और उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में दो चीज़, स्किनर के अनुसार और टॉयलर के अनुसार, ठीक है। और आप लोग टिप्स बता देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का है कि सर मनोवैज्ञानिक का नाम भूल जाते हैं। तो आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, जैसे अभी भी आपके पास समय है, लगभग 7-8 दिन तो है ही, तो आपको करना क्या है, जितना भी मनोवैज्ञानिक का नाम है एक कॉपी में नोट कीजिए। जितना भी आ रहा है, स्किनर आ रहा है, क्रो एंड क्रो आ रहा है, टॉयलर आ रहा है, ठीक है, वुडवर्थ आ रहा है, जितना भी आ रहा है सबका एक कॉपी में नोट कीजिए और उस सभी का नाम याद रख लीजिएगा। और नाम अगर याद नहीं हो रहा है तो किसी अपने फ्रेंड का, 10 फ्रेंड होगा, 10-12 फ्रेंड होगा, उन सभी का नाम रख दीजिए। ये इसका नाम क्रो एंड क्रो है, इसका नाम जो है कि स्किनर है, इन्होंने ये कहा है। तो देखिएगा उस तरह से आपको दिमाग में भी वो स्थायी रहता है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड का डेफिनेशन करके उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस टिप्स ट्रिक्स है, इस तरह से पढ़ाया जो है हम करते हैं, इसलिए आप लोग टिप्स बता दिए। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसे तैयारी करें बहुत अच्छी बात है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता की डेफिनेशन 2 स्किनर के अनुसार क्या कहना है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पक्ष शामिल हो सकता है जिसे मापन किया जा सके। टॉयलर के अनुसार क्या है कि मापित की जाने वाली विभिन्नताओं के अस्तित्व को शारीरिक आकार, आकृति, दैहिकृत गमन क्षमताओं, बुद्धि, निष्पत्ति, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के लक्षणों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार भी है और इसका 2 प्रकार माना जाता है। क्या क्या? आंतरिक विभिन्नता और बाह्य विभिन्नता। कोई भी व्यक्ति में 2 तरह का ही विभिन्नता होगी, या तो अंदर से या तो बाहर से। क्या क्या? जैसे आंतरिक विभिन्नता क्या क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता के लिए होता है, उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक एक जैसा स्तर की नहीं होती है। कोई व्यक्ति स्मृति की ठीक से हो सकता है लेकिन तर्क शक्ति में उतना अच्छा नहीं होता है। वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। और बाह्य विभिन्नता में क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य में शारीरिक और मानसिक शक्तियों और संरचना के संदर्भ में घटित विभिन्नताओं के बाह्य विभिन्नताओं के नाम से जाना जाता है। यानी 2 अलग अलग तरह का चिंतनशील अलग अलग हो सकता है, या आंतरिक विभिन्नता के अंतर्गत आ जाएगी। जबकि शारीरिक बनावट वगैरह जो देखने को मिलती है, रंग रूप वगैरह, तो इसमें बाह्य विभिन्नता आ जाती है। अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, रंग रूप, शारीरिक गठन, ये सारा चिंतनशील, ठीक है, मानसिक विकास, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। टोटल कितना है? 9, ठीक है। तो ये 9 आपको करना क्या है, कॉपी में नोट कीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारक, इसको नोट करने के साथ ही लिखिए वंशानुक्रम 1 नंबर, 2 नंबर में लिखिए शारीरिक विकास, 3 नंबर में लिखिए आयु सामान्यता, 4था में लिखिए स्वभाव, 5वां में लिखिए संवेगात्मक स्थिरता। सारे पॉइंट को इस तरह से लिखिए और जो हम यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं इसको आप लोगों को समझना है। तो पहला है वंश अनुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण जो है वंश अनुक्रम है, यानी अपने माता पिता, ठीक है, अपना वंश जिस तरह का होगा, मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं उसी तरह का होते हैं। तो वंश अनुक्रम के इस कारण के प्रमुख रूसो, पियर्सन, टर्मन आदि ने जो है इसका समर्थक है। इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध भी किया है कि व्यक्ति की जो शारीरिक और मानसिक भिन्नता है उसका सबसे विशिष्ट कारण है वंश अनुक्रम। ठीक है, माता पिता जैसे होते हैं मैक्सिमम बच्चे भी उसी टाइप के होते हैं। ठीक है, चाहे उसका रंग रूप हो, चाहे उसका किसी भी तरह का। तो उसके बाद है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास भी एक कारक है। विभिन्न व्यक्तियों में लंबाई, भार, शारीरिक संरचना तथा विभिन्न शारीरिक अंगों के विकास की गति और मात्रा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, तो लंबाई अलग, भार अलग होते हैं, शारीरिक संरचना अलग होते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। आयु सामान्यता, बहुत आयु प्रत्येक बालक की बुद्धि, योग्यता, शारीरिक सामर्थ्य तथा परिपक्वता आदि में अंतर उत्पन्न कर देती है। देखिए आयु भी महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? देखिएगा, अगर कोई 10 साल का बालक है, अगर आप 5 बालक को अगर आप सामने रखेंगे 10 ईयर्स के, यानी 10 वर्ष की आयु के, तो 5 10 वर्ष की आयु का बुद्धि अगर आप मापेंगे तो देखिएगा कि उन लोगों को कोई भी क्वेश्चन दीजिएगा तो अलग अलग बुद्धि उन लोगों का होगा। तो इस तरह से आयु भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। स्वभाव भी, तो चिकित्सा शास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुष्य में अंतर माना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज हो जाता है तो कोई जो है सुस्त होता है, कोई क्रियाशील होता है, कोई निष्क्रिय। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते होते हैं। तो स्वभाव भी महत्वपूर्ण कारक है।
संवेगात्मक विकास अनेक शारीरिक, मानसिक और परिवेश जनित कारकों के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की संवेगात्मक स्थिरता में अंतर होता है और इससे व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर बढ़ जाता है। 6 नंबर में है सीखने से संबंधित अंतर। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की जो योग्यता है उसके प्रति अभिवृत्तियाँ तत्पर गति और संक्रमण के कारण अंतर लाया जाता है। यानी जो सीखना होगा, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा सीखता है। अगर आप किसी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा दिए तो अगर उस क्लास में अगर 40 बच्चा है तो हो सकता है कि उस क्लास में आपको 20 या 15 बच्चा को सही से समझ में आ रहा होगा, बाकी 15-20 बच्चा ऐसा होंगे जिसको सही से समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको सीखने से संबंधित अंतर देखने को मिलेगा। लिंग भेद। आधुनिक मनोवैज्ञानिक केवल लिंग भेद को लड़के लड़कियों में अंतर का कारण नहीं मानते हैं, तो भी निस्संदेह लिंग भेद से व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है, ये भी देखने को मिला है। वातावरण। व्यक्तिगत अंतर में वातावरण का प्रभाव आनुवांशिकता से किसी प्रकार भी कम नहीं है। बालक के वातावरण में क्रमशः परिवर्तन से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन देखा जा सकता है। और अन्य कारण में आता है उपयुक्त कारणों के अलावा अनेक कारण व्यक्तियों में अंतर उत्पन्न करते हैं, जैसे रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, व्यक्तित्व के विभिन्न स्थायी भाव और सामूहिक परिस्थितियाँ इत्यादि। ठीक, चलिए अगला है टॉपिक नंबर 9 और एक रिक्वेस्ट है और एक आप लोगों के लिए सूचना भी है कि देखिए हमारे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं हर बार, और स्पेशल मैसेज सभी के लिए, चाहे आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं तब भी अच्छा है। लेकिन अगर आप हमारे इन नोट्स को, ठीक है, किसी और के माध्यम से अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपका होगा क्या, या तो आपको सही से गाइडेंस नहीं मिलेगा और आप जो है तैयारी जिस तरह से हम तैयारी कराना चाहते हैं और हम करते भी हैं उस तरह से आप लोग तैयारी शायद कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे जितना तक उम्मीद है। होता क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को जब हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको ये चीज़ बार बार बता देते हैं कि आप लोगों को कम से कम फ़ी में एक बेहतरीन तैयारी कराते हैं, जो कि डीएलएड का फाइनल एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी जानते हैं झारखंड में 2 साल में आपको एक ही बार फाइनल एग्ज़ाम देना होता है और इसमें 600 मार्क का रिटन एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम में आप जितना मार्क्स लाएंगे वही मार्क्स आपका प्रैक्टिकल जो कॉलेज में आपको 800 नंबर दिया जाएगा उसके साथ ऐड होता है। तो ऐसे में आपको इस रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना होता है। तो आप लोग किसी और के माध्यम से जो है अगर आप नोट्स वगैरह लेते हैं तो ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप किसी और के माध्यम से ना लेकर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या तो आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। बुक गाइड के बारे में वीडियो बना दिया है कि कौन सा बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सा गाइड से आप तैयारी कर सकते हैं, तो वो सब गाइड से भी अपने से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी और के माध्यम से आप लोग को उससे रिक्वेस्ट रहेगा, या फिर आने वाले सेशन में अगर एक वीडियो कोई भी देख रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, किसी और के माध्यम से आप लोग ना जुड़े, सीधा हमसे जुड़ेंगे तो आपको सिर्फ हम तैयारी नहीं कराते हैं बल्कि तैयारी के साथ साथ आपको करते क्या है, पूरी तरीके से एग्जाम खत्म होने तक गाइडेंस देते हैं, प्रैक्टिकल तक आप लोगों को बताते हैं कि क्या कुछ करना है नहीं करना है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को बताते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट्स के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जिसका अलग से हम पीडीएफ बना के ग्रुप में, स्टूडेंट का जो ग्रुप बनता है नोट्स वालों का, उनको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको हमसे जुड़ना है, बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं रखा हुआ है, बस कुछ फ़ी के बाद जो मेरी मेहनत है, मेरी जो लगन है, जो मेरी ईमानदारी है, उसी के आधार पर आप लोगों से कुछ फ़ी के आधार पर ये आप लोग तैयारी कराते हैं। ठीक है, और इस तरह से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, आने वाले कोई भी सेशन के हो, आप लोग अगर वो भी पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा कि नोट्स को शेयर ना करें, क्योंकि मेरी भी एक मेहनत है, मेरा भी एक ईमानदारी है, और उस ईमानदारी को जो स्टूडेंट बना के रखेंगे मुझे बहुत खुशी होती है, और बाकी आप पर डिपेंड करता है, इतना तो हम मतलब आप बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स आप आने वाले सेशन को भी शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि हमारे इस नोट्स में बहुत सारा बदलाव होगा, क्योंकि आप एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है उसमें पैटर्न भी चेंज होने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम अलग से नया और अपडेटेड नोट्स भी बनेगा। ठीक है, तो आप बस अपने दोस्त जो भी आने वाले सेशन के होंगे उनको अपना मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसको शेयर कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये मैसेज था, बाकी आप पर डिपेंड है। हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी ईमानदारी और हमारी मेहनत को जो है बना के रखिएगा, तो आप भी आपके लिए हमारी हमेशा सपोर्ट रहेगा, दुआ रहेगा कि आप लोग आगे और सक्सेस बने। तो अधिगम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो अधिगम, जिसको सीखना भी कहते हैं, अधिगम और सीखना शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। सभी व्यक्ति सीखना शब्द के अर्थ को समझते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिगम शब्द को हमें समझना होगा।
अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। अधिगम क्या है? किसी चीज़ को सीखना, और बच्चा सीखता हर जगह में है। तो अनुभव बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और पूरा क्लास देखना है। अधिगम, जिसको इंग्लिश में लर्निंग, हिंदी में सीखना भी कहा जाता है, एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये लाइफ टाइम चलेगा आपका। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, जब चलता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार सीखने की गति घटती है और बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष अथवा समय विशेष निश्चित नहीं होता है। आप कहीं पर भी सीख सकते हैं और कहीं कभी भी सीख सकते हैं। व्यक्ति आवश्यकता अनुसार अथवा परिस्थितिवश कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभव से लाभ उठाते हुआ अपनी स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम की परिभाषाएं दी गई है, जिसमें 4 डेफिनेशन, कम से कम 2 डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। वुडवर्थ, स्किनर, गेट्स एंड अन्य अदर, क्रो एंड क्रो, इसके चारों। वुडवर्थ का कहना है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं के अर्जन की प्रक्रिया को अधिगम है। स्किनर का कहना है कि अधिगम जो है व्यवहार में उत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। गेट्स और अदर्स का कहना है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि आदतें, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम की विधियाँ, अधिगम की कुछ विधियाँ हैं, ठीक है। अधिगम कैसे होता है, सीखना कैसे होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। आपको कम से कम यहाँ पे 7 को याद रखना है, ध्यान में रखना है। अधिगम की टोटल विधियाँ, पहला है करके सीखना। बच्चे जो है सीखते हैं, या आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं। कोई भी काम करके हम लोग सीख जाते हैं। दूसरा, निरीक्षण या अवलोकन करके भी सीखा जाता है। किसी चीज़ को अगर हम लोग लंबे समय से निरीक्षण करते रहेंगे तो उससे भी हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षण करके भी सीख सकते हैं। किसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो भी सीखना। तो इस तरह से अधिगम की प्रक्रिया होती है। वाद विवाद विधि के माध्यम से सीखा जाता है। अनुकरण विधि द्वारा भी सीखा जाता है, नकल करके। प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से भी सीखा जाता है, ठीक है। कोई चीज़ आप प्रयास किए, नहीं हो रहा है, फिर से उसका फिर प्रयास किए, इस तरह से गलत हुआ, फिर सीख रहे हैं प्रयास, तो इस तरह से भी सीखा जा सकता है। अधिगम की ये विशेषताएँ हैं। सॉरी, यहाँ पे 6 आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अधिगम की विशेषताएं जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये आपका ये जो आंसर है ना, ये इसके लिए है। चलिए, अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के द्वारा अधिगम की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना ही अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। किसी एक सिद्धांत से मनोवैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने व्यवहार के अध्ययन से अपनी विधि के अनुरूप अलग अलग अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सीखने के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। किसने? मनोवैज्ञानिकों ने। एक है व्यवहारवादी सिद्धांत और एक है संज्ञानवादी सिद्धांत। यानी चाहे बच्चा हो या आप हो या हम हो, जो सीखते हैं, इसके लिए 2 भागों में सिद्धांत को बांटा गया है। एक है व्यवहारवादी और एक है संज्ञानवादी। इसको अगर शॉर्ट में अगर आप लोगों को समझाते हैं मोटे तौर पर, तो व्यवहारवादी सिद्धांत में आ जाता है जो आप व्यवहार करके सीखते हैं, जैसे करके सीखना, ठीक है, प्रयोग परीक्षण द्वारा सीखना, ये व्यवहारवादी। संज्ञानवादी जो आपके निरीक्षण करके आप सीख रहे हैं, किसी चीज़ को आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का संज्ञानवादी है। फिर भी आपको समझा देता है। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस वर्ग के सिद्धांत वस्तुतः सीखने की प्रक्रिया को उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के संबंध बनाने के रूप में है। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना, ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। लेकिन जो व्यवहारवादी है, मतलब सिद्धांत है, वो इस तरह से सीखा जाता है। संज्ञानवादी सिद्धांत क्या है? इस वर्ग से सिद्धांत, ये वाला पॉइंट आप लोगों को नहीं लिखना है, जैसे वाला, ठीक है, इसको काट देना है, बस आपको ये बाकी पॉइंट लिखना है। और उसके बाद संज्ञानवादी सिद्धांत, इस वर्ग से सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में केवल उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि इन दोनों के बीच के व्यक्तिगत रुचियाँ, इच्छाएं, क्षमता आदि अन्य क्रियाएं होती है जो अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम की विशेषता और प्रकृति निम्नलिखित है। तो ये इतना सारा यहाँ पे विशेषता बता दिए, और ये जो आपको बताए, ठीक है, अधिगम की विधियाँ हैं और ये डेफिनेशन है। अब बताते हैं अधिगम की जो विशेषता है और प्रकृति अगर पूछ ले तो आपको ये सारा चीज़ लिखना है। चाहे अधिगम की महत्व पूछे, अधिगम की विशेषता पूछे, अधिगम की प्रकृति पूछे, तो आपको यही पॉइंट लिखना है। पहला, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अगर बच्चा सीखता है, आप सीखते हैं, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। जो अर्जित किया जाता है, किसी चीज़ को खास तरीके से अर्जित की जाती है, तो वो व्यवहार स्थायी हो जाते हैं। जैसे आप लोग डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से जो अर्जित कर रहे हैं वो आपके लिए स्थायी हो जाता है। आपके अंदर पेडागोजी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है,
सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि हर जगह, सार्वभौमिक मतलब होता है हर जगह, ठीक है। तो सार्वभौमिक होगा, यहाँ पे सार्वभौमिक हो गया है, सार्वभौमिक पढ़िएगा इसको। सीखना जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और लक्ष्य निर्देशित होता है। कुछ टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, उसको सही से आप लोग ध्यान से सुनिए, वो काफ़ी है। सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखने का संबंध अनुभवों को नवीन अवस्था से होता है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखने की एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। सीखने के द्वारा बालक द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सीखना उचित वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। सीखना व्यक्तित्व के सार्वभौमिक विकास में सहायक होते हैं। सीखने के द्वारा जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक मिलती है। सीखना समायोजन में सहायक है। सीखना और विकास एक दूसरे के प्राय नहीं है, ठीक है। अधिगम में सदैव सही दिशा में विकास होना जरूरी नहीं है। ये रहा। चलिए अब अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपको करवाएंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो सीखने का तरीका है, ये जो सीखा जाता है, जो जितना सारा चीज़ आपको बताए, अगर सीखना अधिगम जो है किसी भी बच्चे, किसी के लिए भी कौन कौन सा ऐसा कारक है जो उसको प्रभावित कर सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सा फैक्टर्स है, चलिए आपको बताते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अधिगम से रिलेटेड। तो सबसे पहला है पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। बालक कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया प्राय शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी मजबूत और व्यापक होगी, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी अधिक सुचारू ढंग से चलती है। तो अगर बच्चा पूर्व ज्ञान बहुत रखता हो तो उसके लिए सीखने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो कोई भी जब बच्चा अधिगम प्राप्त करेंगे तो इसके लिए पूर्व ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर, और पहला है पूर्व अधिगम यानी प्रीवियस लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। बालक सरल एवं सार्थक बातों को अधिक शीघ्रता और सुगमता से सीख लेता है। यदि सीखने वाले विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग और महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेते हैं। अतः बालक के जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। यानी सब्जेक्ट मैटर बहुत डिपेंड है अधिगम के लिए। और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो बालक के खुद के प्रयोग में, खुद के जीवन में अगर वो संबंध रखते हैं तो बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखेंगे, और अगर खुद के जीवन से संबंधित नहीं है तो थोड़ा सा सीखने में उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद है शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। अगर किसी बालक का शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत है, उसका परिपक्वता यानी मैच्योरिटी बहुत अच्छा है, मानसिक अच्छा स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो उसमें देखिएगा सीखने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होगा। और अगर उसी टाइम में अगर किसी बच्चों में शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं रहते हैं, उसका परिपक्वता उतना नहीं है, तो वो सीखने में थोड़ा सा लेट हो जाता है या उसको कम सीखने को मिलता है, अधिगम उसकी प्राप्ति कम हो जाता है तुलनात्मक रूप से। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वो शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमजोर, बीमार और अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता विशेष महत्व है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि ठीक ढंग से पकड़ सकें। चौथा पॉइंट है हमारे लिए, आपके लिए हमारी तरफ से मानसिक स्वास्थ्य। तो आपको क्या बताएं, शारीरिक स्वास्थ्य जितना इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेंटली हेल्थ भी बहुत जरूरी है। बच्चा जितना मेंटली हेल्थी रहेंगे, जितना मैच्योरिटी होंगे, वो उतना ज़्यादा तेज़ी से सीख सकेंगे। तो मानसिक रूप से स्वस्थ और परिपक्व बालकों में सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को शीघ्रता से और सरलता सीख लेगा। चाहे उसके सामने कितना कठिन से कठिन मैथ दे दे, कितना कठिन से कठिन साइंस का सब्जेक्ट दे दे, तो आप उसको साइंस का क्वेश्चन दे दे, वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता की कमी होगा तो बालक सीखने में थोड़ा सा लेट कर जाता है या फिर सीख नहीं पाता है। अधिगम की इच्छा भी होनी चाहिए। अधिगम एक ऐसा चीज़ है जो इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा में इच्छा ही नहीं है तो अधिगम सीख नहीं पाएंगे। तो अधिगम सीखने वालों की इच्छा पर भी निर्भर करता है। अगर आप पढ़ने में इच्छुक नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे? आपके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा तभी आप उसमें क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं। तो ये जो अभी आपका एग्जाम आ रहा है, अभी आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये आपका इच्छा है कि अभी हमें कोई एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है। तो जब आपका इच्छा होगा ना तो अधिगम अपने आप जो है अच्छा हो जाता है। तो विल टू लर्न,
अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर भी डिपेंड करता है। यदि बालक किसी बात को सीखने की इच्छा जरूर मजबूत होगा तो वह उसको प्रतिकूल अवस्था में क्यों ना आ जाए, चाहे अभी आपके सामने कितने भी कठिन अवस्था है फिर भी आप जो है पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलिए ये रहा। उसके बाद है मोटिवेशन। जैसे आप लोग हम जितने भी क्लास देते हैं उसमें एक चीज़ है, मोटिवेशन जरूर करते हैं। मोटिवेशन से होता क्या है कि पढ़ने की एक सीखने की एक क्षमता होती है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, ठीक है, अगर आप साइकिल भी चलाना देखिए किसी बच्चे को सीखते हुए तो उसमें एक मोटिवेशन मिलता है। पीछे से कोई सिखा रहा होगा तो उसको ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, वो इस तरह से जो मोटिवेशन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम को प्रभावित करता है। और उसके बाद है थकान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिगम को प्रभावित करता है। अगर थकान बहुत ज़्यादा होगा बच्चों में, फैटिग होगा, तो क्या होगा, बच्चा सीख नहीं पाते हैं। थकान मानसिक तौर पर उसको कमज़ोर कर देती है। और उसके बाद है वातावरण। अगर अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शांत, सुविधाजनक, नेत्रप्रिय, उचित प्रकाश और वायु वाले वातावरण में बालक प्रसन्नता से और एकाग्र होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर सीखता है। यानी बालकों को ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जो शांत वातावरण हो, सुविधाजनक हो, और इससे होगा क्या, बच्चा जो है आराम से आसानी से सीख जाएगा। लेकिन इसका अगर उल्टा होगा तो बच्चे सीखने में लेट हो जाता है या बच्चा सीख नहीं पाता है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए है सीखने की विधि। ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट होने के बाद ही आप लोग बता दें, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे और टॉपिक नोट्स में मिल जाएंगे जिनको भी बेहतरीन तैयारी करना है। अभी भी समय है, 3-4 टॉपिक और भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों को तैयारी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, मेरा उद्देश्य रहता है स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और जिनके पास नोट्स है वो लोग तो पढ़ ही लेंगे, और बाकी जो अपने से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, और हमारे इन वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, लाइक करके रखिएगा, और कमेंट में अपना कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको और भी बाकी पेपर्स का वीडियो आता रहेगा। सीखने की विधि, लर्निंग मेथड्स। सीखने की विधि का भी अधिगम की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विधियों से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। खेल विधि या करके सीखना विधि जैसे मनोवैज्ञानिक और आधुनिक विधियों से ज्ञान शीघ्रता, सुगमता से और स्थायी भी होता है। तो सीखने की विधि भी जो है बच्चों में अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये रहा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी इस वीडियो को देखिएगा अपने साथ नोट्स को भी रखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक और मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।